नमस्कार, हमारी खास पेशकश कोरोना का डेथ वारंट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। पिछले करीब 3 महीनों से कोरोना से जारी जंग के बीच न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को भारतीय शोधकर्ताओं ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। देसी कंपनी भारत बायोटेक ने कोरोना का टीका ढूंढ लिया है, जिसकी ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी दे दी गई है। अगर सब कुछ सही रहा तो 15 अगस्त को इस टीके पर फाइनल मोहर भी लग जाएगी और इसी के साथ दुनिया में कोरोना से जारी जंग समाप्त हो जाएगी, जिससे लड़ते लड़ते लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। यह रिपोर्ट आप देखिए। चीन की ओर से बांटे गए कोरोना वायरस से आज पूरी दुनिया त्रस्त है। हर कोई इस युद्ध में अपनी भागीदारी बढ़ चढ़कर निभा रहा है। करीब 3 महीने तक पूरी दुनिया पर तालाबंदी के बाद अब धीरे धीरे लोगों की जिंदगी पटरी पर उतर रही है, लेकिन कुछ भी पहले जैसा नहीं है। चेहरे पर मास्क और 2 गज की दूरी को लोगों ने अपनी जिंदगी का मंत्र बना लिया है। बावजूद इसके कोरोना का दायरा बढ़ ही रहा है। पूरी दुनिया में अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है, तो हजारों अभी अपनी बारी के इंतजार में हैं। अर्थव्यवस्था अपने सबसे खस्ता हाल में है। खुद को सुपर पावर समझने वाले दुनिया के बड़े से बड़े मुल्क बस इस एक वायरस के सामने बौना साबित हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की करीब 100 लैब्स में कोरोना से लड़ने की तैयारी युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन बात अगर नतीजों की करें तो अभी भी कोरोना ने अपने पैर पसारना बंद नहीं किया है। लेकिन इस बीच भारत के वैज्ञानिकों ने जो दावा किया उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। भारत के दम के आगे कोरोना बेदम होगा। कोरोना का भारतीय शोधकर्ताओं से सामना होगा। भारतीय कंपनी ने सुपर वैक्सीन बनाई है। जल्द शुरू होगा वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल। 15 अगस्त को मिलेगी कोरोना से आजादी। अब दुनिया में भारत का डंका बजना तय है। कोरोना को मात देने को लेकर अभी तक आपने जो भी सुना बिल्कुल सही सुना। भारतीय शोधकर्ताओं ने कोरोना के डेथ वारंट की जो तारीख मुकर्रर की है वो 15 अगस्त है, यानी भारतीय इतिहास का वो दिन जब देश गुलामी की जंजीर को तोड़कर आजाद हुआ था। और अब 73 साल बाद ठीक उसी दिन भारत ने कोरोना से आजादी के लिए इस दिन को चुना है। कोरोना के ह्यूमन ट्रायल के सफल होने की भारत को कितनी उम्मीदें हैं, आप इस एक तारीख से अंदाजा लगा सकते हैं। बता दें, हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी ने आईसीएमआर और एनआईवी के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन को सफलतापूर्वक तैयार किया। कंपनी ने इस वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन रखा है। इस वैक्सीन का पहले जानवरों पर ट्रायल सफल होने के बाद डीजीसीआई ने अब इसे ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी दी है। 7 जुलाई से देश के 13 विभिन्न संस्थानों में इस वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल की शुरुआत होगी, जिसे 2 फेज में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले फेज में 375 और दूसरे फेज में 750 लोगों पर इस वैक्सीन का ट्रायल होगा, जिसकी पूरी रिपोर्ट डीजीसीआई को सौंपी जाएगी। और अगर सब कुछ सही रहा तो इस वैक्सीन को 15 अगस्त को फाइनल मोहर लगाकर दुनिया के सामने लॉन्च कर दिया जाएगा। यकीनन यह भारत के लिए बड़ी सफलता साबित होने वाला है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो यकीनन यह भारत के लिए बड़ी सफलता साबित होने वाली है। अब हम आपको रोहतक पीजीआई लिए चलते हैं, जहां के वाइस चांसलर डॉक्टर ओपी कालरा के साथ हमारे संवाददाता धीरेन्द्र चौधरी ने खास बातचीत की। बता दें, डीजीसीआई ने जिन 13 मेडिकल संस्थानों को ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी दी है, उनमें रोहतक पीजीआई भी शामिल है। और यही वजह है कि डॉक्टर ओपी कालरा का यह एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपके लिए देखना बेहद जरूरी।
पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन बनाने की कोशिशें की जा रही है। एक स्वदेशी कंपनी भारत बायोटेक ने भी वैक्सीन तैयार की है, लेकिन उसका इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल बाकी है। देश के 13 संस्थानों को जिम्मेदारी दी गई है कि इसका ट्रायल किया जाए और उनमें से एक है रोहतक पीजीआई। कैसे क्लिनिकल ट्रायल होगा, ये पूरी जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ हेल्थ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर ओपी कालरा हैं और प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर सविता वर्मा, डॉक्टर सविता वर्मा, इनकी देखरेख में ये पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी। सबसे पहले डॉक्टर ओपी कालरा से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, एक बड़ी जिम्मेदारी रोहतक पीजीआईएमएस को मिली है जी। किस तरह से इसका निर्वहन किया जाएगा और किस तरह से ये क्लिनिकल ट्रायल चलेगा? देखिए, ये क्लिनिकल ट्रायल की स्टेज आने से पहले ये जो वैक्सीन भारत बायोटेक के सौजन्य से तैयार किया जा रहा है, इसे पहले एक सेल लाइंस पे ट्राई किया गया और उसके बाद जब अच्छे नतीजे आए तो एनिमल स्टडीज़ की गई, जिनमें रैट्स, माइस और रैबिट्स के ऊपर ये स्टडी की गई। और जब ये पता चला कि उनके अंदर कोई ऐसा एडवर्स इफेक्ट खास नहीं आ रहा है और उनके अंदर भी असर आ रहा है इस टीके का, तो ये ह्यूमन ट्रायल के लिए किया गया। तो पूरे देश के अंदर 13 सेंटर्स हैं जहाँ पर ये ट्राई किया जाएगा और अगले कुछ महीने के अंदर इसके फेज़ 1 और फेज़ 2 स्टडीज़ की जाएंगी। फेज़ 1 के अंदर कम डोज से इंजेक्शन दिया जाएगा और ये जो ह्यूमन बीइंग जो वॉलंटियर्स हैं हमारे सामने आएंगे, उनके अंदर किया जाएगा। पहले उनके अंदर ये टेस्ट किया जाएगा कि उनको पहले से कोई कोरोना का इन्फेक्शन तो नहीं है। जिनको इन्फेक्शन नहीं है और कोई और बीमारी नहीं है और हेल्दी हैं, उनको ये इंजेक्शन दिया जाएगा और सबसे पहले ये देखा जाएगा कि उनके ऊपर कोई इस इंजेक्शन का बुरा असर तो नहीं हो रहा। तो इसके लिए उनको पूरी देख रेख में इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर रख के और ये देखा जाएगा कि वो इस इंजेक्शन को टॉलरेट करते हैं या नहीं करते। उसके बाद ये देखा जाएगा कि ये इंजेक्शन देने के बाद इसमें एंटीबॉडी प्रोडक्शन, जो आईजीजी एंटीबॉडी हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं आदमी को कोविड इन्फेक्शन से, उनका लेवल कितना बनता है। और वो आने वाले समय में जैसे 15 दिन में, फिर 1 महीने के बाद, फिर 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, इस तरीके से पूरे पीरियड में देखा जाएगा कि इसमें एंटीबॉडी का रिस्पांस क्या होता है। अगर अच्छे लेवल एंटीबॉडी के बनेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये वैक्सीन कारगर साबित होगा और फ्यूचर में जो कोरोना का इलाज हम ढूंढ रहे हैं या उसकी रोकथाम हम ढूंढ रहे हैं, वो हमें जवाब मिल जाएगा। अभी सबसे पहले बड़ी चुनौती ये है कि जो वॉलंटियर है उनको किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा? देखिए, इसके लिए हम संपर्क करेंगे जो स्वस्थ हैं और बहुत सारे लोग आते हैं क्योंकि पहले भी वैक्सीन के ट्रायल किए गए हैं, चाहे वो पोलियो वैक्सीन के ट्रायल किए गए हैं और पास में जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन बना था या और जो भी वैक्सीन बनते हैं उनके लिए वॉलंटियर्स सामने आते हैं और कोई इसमें दिक्कत नहीं होती है। उनको पूरा समझाया जाएगा और जो इसमें कंसेंट देंगे उन्हीं का ही इंक्लूड किया जाएगा। अगर किसी तरह से कोई दिक्कत आ गई उन वॉलंटियर्स को, तो यहाँ पे किस तरह के इंतजाम हैं? सबसे पहले ये देखा जाएगा कि उनकी सेहत को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो जब ये टेस्ट किया जाएगा तो एक इंटेंसिव केयर यूनिट की पूरी सुविधाएं तैयार की जाएंगी ताकि उनको कोई नुकसान नहीं हो। अगर हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, हिमाचल की बात करें, एकमात्र ये संस्थान है जिसको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इसकी वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, ये हमारे संस्थान के अंदर पेशेंट केयर के अलावा जो MBBS और MD की पढ़ाई की जाती है, इसके अलावा रिसर्च का भी बहुत बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर है और समय समय पर जो भी अच्छी लेवल की रिसर्च होती है वो यहाँ की जाती है। और ये इस समय पूरी दुनिया के सामने जब बहुत बड़ी चैलेंज है कि नया वैक्सीन तैयार किया जाए, तो हमारा संस्थान पूरे देश की 13 यूनिट्स के अंदर ये जोड़ा गया है। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और उनका हमारे अंदर एक यकीन है जो इस बात को दर्शाता है। डॉक्टर सविता वर्मा से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ICMR और भारत बायोटेक ने किस तरह से वैक्सीन तैयार की है, क्या प्रोसेस होता है? ये वैक्सीन के लिए पहले तो हमें जो वायरस है, वायरस का पार्टिकल लेना पड़ता है, वायरस को लेना पड़ता है। तो जो वायरस जो है वो ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पूना ने प्रोवाइड किया है। उसके बाद भारत बायोटेक के पास ये टेक्नोलॉजी है, उन्होंने वीरो सेल लाइंस के ऊपर इस वैक्सीन को डेवलप किया है और इसकी टेक्नोलॉजी जो है उन्होंने अमेरिका से इंपोर्ट करके वो हमारी इस्टेब्लिश्ड है और ये वैक्सीन पूरी तरह से हमारे भारत में ही बनाई गई है। अच्छा, एक चीज़ और कह रहे हैं कि काफ़ी देश इसमें लगे हुए हैं, कितनी जगह इस तरह के ट्रायल्स चल रहे हैं वैक्सीन बनाने की? ये तो दुनिया भर में ही चल रहे हैं। 100 से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं जो ट्राई किए जा रहे हैं और कुछ कैंडिडेट्स लीड कैंडिडेट में हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है, मॉडर्ना यूनिवर्सिटी का है, अमेरिका में, UK में, और साइनोवैक है
चाइना में। तो हर कंट्री अपनी तरफ से कोशिश करने में लगी हुई है। तो आप लोग किस तरह से ये पूरा प्रोसीजर करेंगे, यहाँ पे किस तरह से सैंपल लेंगे, कैसे उनका टेस्ट करेंगे, कैसे रिपोर्ट तैयार करेंगे, थोड़ा डिटेल्स में बताइए। वैक्सीन हमेशा प्रिवेंशन के लिए होती है, तो हमें सबसे पहले इसको जो फेज़ 1 में ट्राई करना है, हमने हेल्दी वॉलंटियर्स लेने हैं। तो जो भी भाई लोग हमारे इसमें इंटरेस्टेड होंगे, भाई या बहन लोग जो इंटरेस्टेड होंगे वॉलंटियर, क्योंकि ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट है और अपनी मर्ज़ी से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें। तो जो भी हमारे पास पार्टिसिपेट करने आएगा, हम लोगों ने अपना हेल्पलाइन नंबर इशू किया है और वो न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी हम देंगे कि वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर वो इस क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो जो भी हमारे पास लोग आएंगे, हम उनका सबसे पहले तो एग्जामिनेशन करेंगे कि वो नॉर्मल हैं, उनका जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, उनके टेस्ट कराए जाएंगे, सारे ऑर्गन्स के टेस्ट कराए जाएंगे और उसके बाद उनका कोविड टेस्ट कराया जाएगा। अगर कोविड टेस्ट नेगेटिव आता है और सारे इन्वेस्टिगेशंस में वो नॉर्मल पाए जाते हैं तो ही हम उनको वैक्सीनेशन के लिए टेकअप करेंगे। उनका पूरा कंसेंट प्रोसेस होगा, कंसेंट लेकर हम उनको आईसीयू फैसिलिटीज़ के अंदर वैक्सीन लगाएंगे। वैक्सीन हमने 2 डोजेज़ में लगानी है, एक 0 डोज और एक उसके 14 दिन के बाद। तो और वैक्सीन लगाने के बाद हम उनको 2 घंटे तक अपने पास वहीं आईसीयू फैसिलिटी में रखेंगे कि कहीं उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही या कोई इमीडिएट रिएक्शन तो नहीं आ रहा। और उनका डेली हम उनका फॉलोअप करेंगे इनिशियली, और उसके बाद फिर 14 दिन पे, जैसे सर ने बताया 28 दिन पे, और आगे पूरे 6 महीने तक हम उनका फॉलोअप करेंगे। डॉक्टर साहब, ये तो फॉलोअप की बात है, लेकिन डोज कितनी दी जाएगी? जैसे आप शुरुआत कर रहे हैं, पहले चरण में कितनी डोज दी जाएगी? शुरू में 3 माइक्रोग्राम की डोज दी जाएगी और जब ये देखा जाएगा कि पेशेंट इस डोज को आराम से टॉलरेट कर सकते हैं, उसके बाद ये डोज बढ़ाकर 6 माइक्रोग्राम की जाएगी, जो फेज़ 2 में दी जाएगी। एक उम्मीदें देश की बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं और ये भी कहा जा रहा है कि शायद 15 अगस्त तक अनाउंसमेंट भी हो जाएगी कि ये कारगर दवा हो सकती है। देखिए, 15 अगस्त तक हमें ये डेफिनेटली पता चल जाएगा कि पहली बात तो ये है कि इसके कोई एडवर्स इफेक्ट हैं या नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो एंटीबॉडी बननी शुरू होती हैं उसके भी हमें शुरू के कुछ ना कुछ अंदेशा ज़रूर हो जाएगा कि इसमें एंटीबॉडी कितनी बन रही हैं और इसके अलावा कोई एडवर्स इफेक्ट है या नहीं है। अच्छा, ये और सुनने में आया कि भारत बायोटेक ने काफ़ी अच्छी वैक्सीन पहले भी तैयार की है, रेबीज, चिकनगुनिया, इसलिए उस पर भरोसा किया जा सकता है। पिछले कुछ दशकों के अंदर भारत बायोटेक ने करीब 18 से ज़्यादा वैक्सीन तैयार किए हैं, तो उन्हें इस बात का काफ़ी तजर्बा है जो कि अच्छे कारगर वैक्सीन तैयार कर सकते हैं वो। कुछ लोग क्लिनिकल ट्रायल से डरते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनको हम समझाना चाहेंगे, देखिए हम पूरा कन्विंस करेंगे कि ये ट्रायल जो है बिल्कुल ह्यूमन सेफ्टी के पैरामीटर्स जो हैं वो पूरे फॉलो किए जाएंगे। अगर किसी को कोई साइड इफ़ेक्ट भी होता है तो उसका हम इमीडिएटली इलाज करेंगे और उसकी पूरी सुविधा ऑर्गेनाइज की जाएगी। तो डॉक्टर ओपी कालरा और डॉक्टर सविता वर्मा ने बताया कि किस तरह से इंसानों पर इसका क्लिनिकल ट्रायल होगा और किसी तरह की घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूरे इंतजामात रोहतक पीजीआई के अंदर भी हैं जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगी, और एक उम्मीद जताई जा रही है कि शायद देश को कोरोना वैक्सीन बहुत जल्द मिल जाएगी। कैमरामैन संजय दांगी के साथ धीरेन्द्र कुमार, न्यूज़ 18 रोहतक। पीजीआई कोविड वार्ड की अगर बात करें, पेशेंट ठीक होकर भी निकले हैं, पेशेंट का आना भी जारी है क्योंकि कोरोना का दौर है, और इसके साथ भी कई सवाल भी उठते हैं, कई रिसर्च भी चलती हैं, प्लाज्मा थेरेपी की बात भी हुई। तो आखिर पेशेंट की कंडीशन बताती है कि उसको प्लाज्मा थेरेपी चाहिए नहीं चाहिए, और इस पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर पंकज मौजूद हैं, इंटरनल मेडिसिन, पूरा जो कोविड में प्लाज्मा थेरेपी किस पेशेंट पर दी जाएगी डिसाइड करते हैं। डॉक्टर साहब, जो प्लाज्मा थेरेपी अभी पीजीआई में हुई, पेशेंट आपके पास जब आता है, डिसाइड होता है उसकी कंडीशन को देखकर कि प्लाज्मा थेरेपी इसको चाहिए कब। अभी जो दौर चल रहा है, क्योंकि एसिम्टोमेटिक की बात होती है, बड़ा शब्द चला था एसिम्टोमेटिक, लेकिन जो पेशेंट के ऊपर जब आप डिसाइड करते हो वो क्या कंडीशन होती है और अभी का क्या सिचुएशन है? थैंक यू। तो जैसा कि आपने भी कहा कि ज़्यादातर कोविड के पेशेंट्स तो एसिम्टोमेटिक होते हैं। हम कहते हैं ऑलमोस्ट 80% पेशेंट्स एसिम्टोमेटिक हैं, उनमें कुछ खास नहीं चाहिए होता, उनको आइसोलेशन चाहिए होती है और जल्दी रिकवर भी कर जाते हैं। लेकिन 20% पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको कि कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, लाइक ब्लड प्रेशर है, शुगर है, वेट ज़्यादा है, हार्ट की डिजीज़ है, हाइपरटेंशन है। तो इन लोगों में हमने देखा है कि इनको निमोनिया और कोविड की इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाती है तो इनको अस्पताल में आना पड़ता है।
जब ये अस्पताल आते हैं हमारे पास और इनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो उस वक्त हम इनको ये देखते हैं कि क्या इनको प्लाज्मा थेरेपी यूज़फुल होगी कि नहीं होगी। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया हमने बनाए हुए हैं, या हमने नहीं, ICMR ने बनाए हुए हैं। तो हम उन क्राइटेरियाज़ को देखते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक क्राइटेरिया है कि बॉडी में ऑक्सीजन कितनी है, और अगर ऑक्सीजन कम है तो अगर हम बाहर से ऑक्सीजन दे रहे हैं तो वो बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी बढ़ा रही है। इसको मेडिकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं PF रेशो। तो अगर PF रेशो जो है वो 200 से 300 के बीच में हो तो इन पेशेंट्स को हम कहते हैं कि ओके, इनको प्लाज्मा थेरेपी से फ़ायदा हो सकता है। और तब हम फिर इनकी ब्लड ग्रुपिंग कराते हैं और अपने ब्लड बैंक को कांटेक्ट करते हैं, डॉक्टर शर्मा को, डॉक्टर सुचेत को, कि क्या हमारे पास किसी डोनर ने प्लाज्मा दिया हुआ है कि नहीं है। तो अगर हमारे पास होता है तो उस पेशेंट को हम दे देते हैं, ट्रांसफ्यूज़ कर देते हैं। और जो जैसा कि आपने भी कहा कि हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं अभी तक विद गॉड्स ग्रेस वो बड़े अच्छे आ रहे हैं प्लाज्मा थेरेपी के, क्योंकि इसका कोई उतना नुकसान नहीं है लेकिन फ़ायदे ज़्यादा हैं। तो अगर ये पेशेंट हमारे पास उस कंडीशन में आते हैं तो जिनको भी हमने दी है अभी तक सारे ही ठीक चल रहे हैं। तो आप ये कह सकते हो कि जितनी भी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, जो हम रेमसिडिविर की बात कर रहे हैं, हम फेविरापीर की बात कर रहे हैं और हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात करते हैं, अगर आप मेरे से पूछो तो मैं कहूँगा इन चारों में से जो है वो प्लाज्मा थेरेपी अभी भी इनके ऊपर है। ये दिस स्कोर्स ओवर दीज मेडिसिन्स। अभी तक जो आपने जिन दवाइयों का नाम लिया और प्लाज्मा थेरेपी का कंपैरिजन की बात करें, आपने कहा, बड़ी बात कही कि प्लाज्मा थेरेपी फिर भी एक कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट देती है। वैक्सीन अभी नहीं बनी, ट्रायल्स चल रहे हैं, बहुत से चीज़ें सामने आ रही हैं। प्लाज्मा थेरेपी के रिजल्ट, क्योंकि एक डाटा इकट्ठा करना है 500 पेशेंट्स का ICMR को, उसके बाद कहीं एक रिपोर्ट आएगी। ICMR जो है वो कोई 55 सेंटर्स में थ्रू आउट इंडिया जो है ये ट्रायल कर रही है। 450 पेशेंट्स करने हैं और कोई 340 के करीब हो चुके हैं। तो उम्मीद है कि जिस हिसाब से सारी जगह से रिक्रूटमेंट हो रही है, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स भी ज़्यादा है, तो उम्मीद करते हैं हम कि 15-20 जुलाई के आसपास तक शायद ये रिज़ल्ट्स उनके हो जाएंगे और एंड ऑफ जुलाई में हमें इसके रिज़ल्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन एक्सपीरियंस के बेस पे हमें लगता है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं जो कि जल्दी आ जाते हैं और जिनमें ऑक्सीजन जो है जैसे मैंने बताया 200 से 300 के बीच में है, उनको हमें लगता है कि इनको फ़ायदा करती है। डॉक्टर साहब, लास्ट सवाल, कहते हैं कि कोरोना चल रहा है, कोरोना, लेकिन कोरोना ने भी क्या अपना रंग बदला है? यानी कि पेशेंट की बात करें, एसिम्प्टोमेटिक वर्ड्स हमें सुनने को मिले, अब कोरोना का जो DNA की बात करें, ये क्या लगता है कि क्या कोरोना भी रंग बदलता है? मैं इसको रीफ्रेज करता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर कोरोना है तो क्या उसके अलग अलग कोई अलग अलग आगे कैटेगरीज बन गई हैं कि कुछ जो हैं कैटेगरी जो वो ज़्यादा तेज़ हैं और कुछ कैटेगरी शायद कम तेज़ हैं। तो शायद आपकी बात ठीक है। कई लोगों को इन्फेक्शन होती है तो उनको कुछ भी नहीं होता, कोई सिम्टम्स भी नहीं होते और वो बड़ी जल्दी रिकवर कर जाते हैं और वो कहते हैं कि जी यार इतना शोर मचा हुआ है और हम तो वैसे ही ठीक हो गए। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि जिनमें ये काफ़ी सीरियस फॉर्म ले लेता है और डेथ्स भी हुई हैं। तो हो सकता है कि जो कोरोना है वो थोड़ा सा रंग बदल रहा है और हमारे पास हो सकता है इंडिया में 2-3 तरह के स्ट्रेन हो जो कि अलग अलग तरह से इन्फेक्शन करते हो और अलग अलग तरह से रिकवरी होती हो। बट ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास अभी जो ट्रीटमेंट हैं वो कोई चेंज नहीं हुए, चाहे स्ट्रेन्स डिफरेंट भी हों। धन्यवाद, बहुत थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर पंकज और प्लाज्मा थेरेपी की इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ रही है, रिजल्ट भी अच्छे हैं और उम्मीद है कि PGI में जो पेशेंट हालांकि ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक है ठीक होकर निकले, लेकिन प्लाज्मा थेरेपी अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ा सुकून है इन पेशेंट के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट विनोद के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।